हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया से थोड़ा स्लाइटली बड़ा है बट काफी इजी चैप्टर है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है, बट बोर्ड एग्जाम में तो ये चैप्टर का नंबर अगर आप कैरी नहीं कर पाए ये और एरिया तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है आपको, ये आप समझ के रखो, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार बोल के आया हूँ इंटीग्रल कैलकुलस इज द मोस्ट इजियर पार्ट, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन तो बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, सही बात है क्या, क्लियर। तो हार्ड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का की अगर बात करें तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मेरे को एक याद है 2016 में जब IIT गुवाहाटी ने पेपर बनाया तब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था डिफरेंशियल इक्वेशन, बट वो भी हो गया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। खैर अभी देखो एरिया 2 लेक्चर में हो गया, पूरा A to Z कंप्लीट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो 3 to 4 लेक्चर्स मैं कंसीडर करता हूँ। विद इन 3 to 4 लेक्चर्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 कंप्लीट हो जाएगा, सही बात है क्या। और ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कंप्लीट कर रहा हूँ, सही बात है क्या। 1.5-2 घंटे का लेक्चर होता है तो एक एक चीज को ना छानबीन करके अपन पढ़ाएंगे, सही बात है क्या। अभी यहाँ पे क्या है ना कि देखो जैसे पहले तो पूरा चैप्टर होता था, अभी टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा मैं आपको एक बार फ्रैंकली बता देता हूं, उसके बाद जाकर के चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा, सही बात है क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन किस्मत अच्छा है तो 6+1 मिलेगा, या तो किस्मत खराब है तो 4+1 मिलेगा, ठीक है। और मेंस में एक क्वेश्चन, एडवांस में एटलीस्ट एक या फिर 2 क्वेश्चन मान सकते हो। अगर 2 आया भी तो डायरेक्टली पूछेगा जैसे 2018 में पूछा था। अगर नहीं पूछा 2 क्वेश्चन प्योर डिफरेंशियल पे तो दूसरे जगह पे कहीं ना कहीं पे ऐसा कैलकुलस में यूज कर लेगा जहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, ठीक। अभी अगर टॉपिक से बात करूं तो टॉपिक्स क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंट्रो बोल सकते हैं। फिर आप ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सही बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सही बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। उस सॉल्यूशन में पहले तो एक सिंपल बोर्ड वाला छोटा सा पार्ट है, ठीक है। फिर सॉल्व करने वाला आएगा, उसमें काफी सारे मेथड आएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टेक्निक आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टेक्निक आएगा, एंड देन लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है क्या, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर के टॉपिक्स, सही। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये चैप्टर में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि पहले सारे बोर्ड्स का चीज खत्म करूं फिर जेई की चीज पढ़ाऊं, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऐसे अगर पढ़ाएंगे तो फ्लो खराब हो जाएगा। तो मेरा एडवांस का फ्लो ही मैं मेंटेन करूंगा और जब जो चीज बोर्ड्स में नहीं चाहिए बता के दूंगा। जैसे वेरिएबल सेपरेबल में एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इसमें भी आएगा रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, इसमें भी आएगा रिड्यूसिबल टू लीनियर, दैट इज योर बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है क्या। तो ये सारे टॉपिक्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे ये तीनों टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना, बोर्ड्स में नहीं है ये सब। इनफैक्ट बोर्ड्स में तो ये तीनों ही आता है, बट इस बार के रिड्यूस्ड सिलेबस में तो होमोजेनियस को भी हटा दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस बार तो आप मान लो वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर से एक क्वेश्चन 4 मार्क को तो आने वाला है इस बार को तय। वो तो जनवरी में बोल के दूंगा, एग्जैक्ट 80% पेपर कॉमन ही मिल जाएगा, डायरेक्टली बता के दूंगा कि ये सवाल ही आएगा, देख वही टॉपिक से मिलेगा, देखिएगा। क्योंकि बड़ा आसान हो गया अभी पेपर को प्रेडिक्ट करना, क्योंकि सिलेबस इस तरीके से उन्होंने डिडक्ट किया है ताकि पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो गया, सही बात है, क्लियर। तो प्रेडिक्टेबल पेपर आएगा जो भी आएगा इस बार को, ठीक है। आप मान के चलो, आप पैटर्न वगैरह इधर उधर कर सकते हो, वो उसकी बात है, बट अपन पेपर आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस किस टॉपिक से चुनेंगे सवाल और कितने नंबर का चुनेंगे, ठीक है। ये आराम से बहुत ही आसानी से मैं बता सकता हूँ आपको। तो ये अंत में देखेंगे अपन, जस्ट जनवरी में देखेंगे ये सब, जब बोर्ड सामने आएगा तभी देखेंगे। अभी देखिए क्या है, दिसंबर तक तो हमारा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना और टेस्ट वगैरह वही सब काम है, ठीक है। जब जरूरत होगा तब बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सर पहले ये सब पढ़ा दिया फिर जाकर के वेरिएबल सेपरेबल लीनियर पढ़ा दिया और फिर जाकर के सारे रिमेनिंग जेई के टॉपिक्स जैसे बाकी दुनिया पढ़ाता है ना,
ये थोड़ा बहुत आपको स्मेल दे दिया, फ्लेवर दे दिया, ठीक है। वैसा मैं कर नहीं सकता, मेरा हर साल का जो ट्रेंड और पैटर्न रहता है वही पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत से ऐसे ही जाएंगे अपन, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ाएंगे, उसके बाद रिड्यूसिबल पढ़ाएंगे, उसके बाद होमोजेनियस आएंगे, उसके बाद रिड्यूसिबल आएंगे, उसके बाद लीनियर आएंगे, उसके बाद रिड्यूसिबल आएंगे, और एक और मेन पार्ट तो भूल ही गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? क्लियर है? ये भी आपका बोर्ड में नहीं चाहिए, जेई के लिए है। सही बात है क्या? क्लियर है? तो इसी फ्लो में अपन चलते जाएंगे, बट जब जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं अभी तो बोल के ही दे दिया कि बोर्ड्स में इस पार्ट, ये भी मेन पार्ट है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इनमें से बोर्ड में सिर्फ ये दो टॉपिक है और कुछ नहीं। पर एप्लीकेशन थोड़ा बहुत अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, और बाकी यहीं से आता है बोर्ड का ज्यादातर क्वेश्चन। 2 साल से, पिछले 2 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, ऑर्डर एंड डिग्री पे वो 1 मार्क का एक क्वेश्चन तो पूछते ही, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देते हैं और उसका ऑर्डर और डिग्री पूछते हैं, ठीक है। तो पिछले 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि 1 मार्क का 18 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा। अरे 3 साल हो गया, 3 साल से देख रहा हूँ कि ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन वो ऑर्डर और डिग्री पे पूछते ही, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे 21 में भी पूछेगा वो, ठीक है। ऊपर से सिलेबस रिड्यूस हो गया तो पूछेगा ही पूछेगा। सही बात है। तो ये एक सिंपल सा चीज होता है ना, 10 मिनट का चीज होता है और 1 मार्क आपको देके चला आता है, ठीक है। तो इसी फ्लो पे अपन चैप्टर स्टडी करेंगे। आज तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं कैसे भी करके यहाँ तक फिनिश करूं ये पार्ट। अगले सेकंड लेक्चर में अगर मैं कोशिश कर पाता हूं तो सही मैं अप टू लीनियर तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एंड थर्ड लेक्चर में आपका रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट एंड एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा पार्ट है तो उसमें बातचीत करेंगे। सही है? क्लियर? तो कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में हो जाए, बट अगर नहीं हो पाया तो 4th लेक्चर का जरूरत होगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते। शिट जो जिस ऑर्डर में लिखा गया है आपका, उसी के ऑर्डर को मैं फॉलो करूंगा और एग्जैक्टली उसी के ऑर्डर में पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो शीट को आप फॉलो करते रहिएगा जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अभी जो बेसिक पार्ट्स है, ऑर्डर, डिग्री, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आपका फॉर्मेशन से पहले तक ऑर्डर एंड डिग्री, या फिर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालने तक अपन जो है वो डायरेक्टली कुछ लिख नहीं रहे, डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अपना पीडीएफ से। सही बात है? तो पीडीएफ निकाल लेने दो, ठीक है क्या? क्लियर है? और प्रयास चल रहा है ना भाई? चलो आगे बात करते हैं। हाँ, मिल गया है। तो देखो, फर्स्ट पेज में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पेज में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जिसको हम ओडीई बोलते हैं। सही है क्या? ओडीई का एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि ये होता किस प्रकार से है। सही बात है क्या? दिस इज योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे x जो हो गया वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और वो ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? y के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इसीलिए आप y के टर्म में डेरिवेटिव लिखो, मतलब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखो। सही बात है ना? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा इक्वेशन जहां पे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होगा, बस वही हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? क्लियर? देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी अगर मैं आपको बोलता हूं कि सिंपल देखो dx by dy इक्वल टू x, क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल x विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। मतलब जहां पे भी d वाला टर्म आ गया है, आप समझ जाना वही एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट उसमें कैटेगराइज होना पड़ेगा कि भाई ये ऑर्डिनरी है या फिर पार्शियल है, वो बताओ। जैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे को लगभग अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन में शायद ही मिलता होगा, हमारे को तो मिल गया था क्योंकि हम इंजीनियरिंग सेक्टर में थे, बट प्योर मैथ्स लेकर के अगर पढ़ोगे तो आपको एमएससी में मिलेगा शायद। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कब आता है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? आप जानते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव का पिक्चर में आता है जब एक चीज
एक से ज्यादा चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है तब हमारे को पार्शियल डेरिवेटिव का नीड होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, तब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करके काम नहीं चला पाते, बिकॉज ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, फंक्शन जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। अभी अगर ऐसा चीज हो गया कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है ना z, और वो x स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज वो x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट का काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का सीन में जब भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करूंगा तो मेरे को किस चीज का जरूरत होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत होगा। अगर आप मैथ्स लेकर के पढ़ते हो तो लगभग बीएससी का एंड या फिर एमएससी में आपको मिलेगा, और अदरवाइज अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में आप जाते हो तो आपको बीटेक में ही ये थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉलेज रूल आपको मिल जाएगा। सही बात है क्या, क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना अपन पढ़ नहीं सकते। पार्शियल डेरिवेटिव इज रिसेंट रिसर्च और बहुत ही वास्ट रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, और इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर चीजें आप नेचर में अगर देखोगे तो वो मल्टी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हायर स्टडीज में अगर आप जाओगे तो ज्यादातर चीज आप किसी भी सिस्टम को एनालाइज करो, सही बात है ना, कोई भी सिस्टम को, एक गाड़ी का इंजन ही हो या फिर कोई एक दूसरा कंट्रोल सिस्टम ही हो या फिर किसी भी चीज को एनालाइज करें, अपन हमेशा देखने को मिलता है कि ज्यादातर केसेस में हमारे को ये मल्टी वेरिएबल सिस्टम मिलता है। दैट इज एक कोई भी पैरामीटर है, मान लो इस रूम का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर देखोगे अब 2-3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, प्रेशर है या फिर और कोई चीज है या फिर रूम का वॉल्यूम है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड। मल्टी वेरिएबल अगर जब भी डिपेंडेंस आ जाता है कि ये इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो तब हमारे को पार्शियल डेरिवेटिव का जरूरत होता है। दैट इज ऑल अबाउट योर पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसको रिप्रेजेंट अपन करते हैं किस तरीके से, आप जानते हो, डेल z, डेल डी के जगह पे डेल यूज करते हैं, डबल डेरिवेटिव हुआ तो स्क्वायर लगाएंगे, इस तरीके से चलेगा। ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में अभी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है सिर्फ, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, दैट इज ओनली फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे को स्टडी करना है। ठीक बात है क्या, क्लियर है? तो बहुत ही एक एलिमेंट्री चीज हमारे को स्टडी करने के लिए दिया गया है। बाकी रिमेनिंग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप लगभग एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आप बीटेक में जाकर के या फिर ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स आप करोगे एक्सेप्ट मेडिकल आपको मिल जाएगा। सही बात है क्या, बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल के अलावा मेडिकल में भी इनफैक्ट आपको हार्टबीट वगैरह चेक करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत होता है, बट मेडिकल वो लोग तो पढ़ते नहीं है उसको, वो लोग फॉर्मूले से काम चला देते हैं, मशीन से काम चलाते हैं, है ना। डॉक्टर लोग जो बोलते हैं वो इंजीनियर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। सही बात है क्या, उनके ऊपर अगर इतने मशीन्स नहीं होते तो उनका मेडिकल साइंस का भी इतना एडवांस हो नहीं पाता, और वो मशीन्स बनाते कौन है, बायोटेक्निकल इंजीनियर बनाते हैं। सही बात है क्या, क्लियर है? तो सिर्फ मेडिकल चिल्लाने से होगा नहीं, वो पूरा सेक्टर ही इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। पूरा दुनिया चल रहा है तो एक ही चीज की वजह से चल रहा है, इंजीनियरिंग। ठीक है, बोलने को तो बोल देते ना, फलाना चीज जिनको पता नहीं है ना, नॉलेज कुछ है नहीं तो नाप शनाप चीजें बकेंगे ना। देखो ना, कितने मास्टर आप देखे होंगे कि ऐसे बोलेंगे, अरे भाई इधर अगर मैं मैं बाजार करने कर गया आज जाकर के तो देखता हूँ कि 10 इंजीनियर बेकार है, एकदम घूम रहा है, ऐसे कुछ उसको नौकरी वोकरी नहीं मिला। अरे गधा इंसान, तुम्हारे कैटेगरी को देखो ना, तुम इंजीनियरिंग को क्यों देख रहे हो? पहले अगर तुम बोल दिया तुम क्या करके आए हो, तुम बीएससी एमएससी करके आए हो ना, तो तुम्हारे बीएससी एमएससी वाले जितने हैं वो कितने ऐसे घूम रहे हैं, वो तो इंजीनियरिंग के 100 गुना होगा। लेकिन लोग देखते किसको, इंजीनियरिंग सेक्टर को देखते, उसी को बदनाम करते, और बदनाम करते भी किसको देख करके है, जो ऐसे इंजीनियर जिसको पढ़ना ही नहीं था, जिसको समाज ने एकदम फोर्स करके घुसा दिया। समझ में आ रहा है क्या, जिसको समाज ने फोर्स करके कॉलेज में घुसा। भाई इंजीनियरिंग होता है, उसको पढ़ने के लिए हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होता है, मेरे अंदर भी नहीं था, मैं बाई फोर्स चला गया था। या फिर एक होता है ना, एक अपने दिमाग में एक बैठा हुआ रहता है कि कुछ क्या करना है, 12 हो गया अभी जेई करो या फिर नीट करो, ऐसा एक ट्रेडिशन चल जाता है ना हमारे देश में, और ये कल्चर बहुत सालों से चलता चलेगा। अभी पहले ये ज्यादातर आईटी पे फोकस था, अभी आईटी होता भी नहीं है, ठीक है ना, आईटी होता भी नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मजे की बात है, 2 मिनट ले रहा हूं आपका, ठीक है ना, कि अभी ज्यादातर फोकस हो गया नीट में। अभी देखो ज्यादा कैंडिडेट नीट में, तो 10 साल पहले जो इंजीनियरिंग के साथ हुआ था वही अगले 10 साल में मेडिकल के साथ होने वाला है, ठीक है ना। और 5 साल आप इंतजार करो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 5 साल मुश्किल से, फिर देखोगे जो भी एमबीबीएस है वो सारे एमबीबीएस हो या फिर एमडी हो, जब डॉक्टर का फुलफिल हो जाएगा ना, जितना भी रिक्वायरमेंट है देश में उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है अभी,
ठीक है। फिर प्राइवेट कॉलेजेस निकल जाएंगे, उनको लाइसेंस देना शुरू कर देगा सरकार, ठीक है, पैसों के लिए, ठीक है ना। फिर प्राइवेट कॉलेजेस जैसे ही निकल जाएंगे तो जरूरत से ज्यादा डॉक्टर पैदा होगा, जरूरत से ज्यादा डॉक्टर पैदा होगा, फिर क्या होगा, देखोगे एक एक डॉक्टर एक एक फार्मेसी खोल करके बैठा हुआ है, समझ आ रहा है क्या, यही होगा। अब मान के चलो 10 साल बाद आप देख लीजिएगा पिक्चर क्या होता है नहीं होता है, फिर मेरे को याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो दूर का चीज अपने को दिखता है आराम से, सही बात है, क्लियर है। सिचुएशन समझ नहीं पाते ये जो लोग बोलते हैं ना, ये बहुत मास्टर को मैं बोलने हुए देखा, ठीक है, खुद तो इंजीनियर है नहीं, खुद बीएससी एमएससी करके आया है, ऊपर से उसको आता नहीं कोई चीज, ऊपर से भाषण देगा, अरे भाई इंजीनियर्स को देखो ये तो बेकार है, इंजीनियरिंग करके क्या करोगे, नौकरी नहीं मिलता है। अरे गधा इंसान, तेरे फील्ड में जो भी इंसान है, तेरे फील्ड में तुम जो बीएससी एमएससी वाले हो, उनमें से तो इंजीनियरिंग से 10 गुना ज्यादा बेकार इंसान घूम कर बैठा है, उसमें क्यों नजर नहीं डालते हो भाई, इंजीनियरिंग के ऊपर नजर, इंजीनियरिंग को बदनाम करते हो। अरे भाई दुनिया में कोई भी सेक्टर ऐसे निकाल के दिखा सकते हो जो बिना इंजीनियर्स का चल रहा है, दिखा सकते हो क्या, इम्पॉसिबल है। मैं खुद इंजीनियर हूं, लेकिन मैं बोलूंगा मैं कोई अच्छा इंजीनियर नहीं हूं, मेरा पैशन नहीं था उस काम पे, मेरा पैशन था ही नहीं उस काम पे, मैं फोर्सफुली या फिर तब समझ नहीं था, या फिर तब सभी बोलते अच्छा उसमें चले जाओ तो अच्छा होगा, तो समझ नहीं आता यार, उस स्टेट ऑफ माइंड पे अपन होते नहीं है क्लास 12 में, जो रिलेटिव्स बोलते, जो पेरेंट्स बोलते, जो मास्टर बोलता है वही अपन करते हैं। अच्छा कॉलेज मिला, सेलेक्ट हो गया, चला गया, खत्म बात। अभी उसमें जाने के बाद जाकर के खुद को समझ आए कि नहीं अपन टीचिंग कर सकते हैं, उसमें ज्यादा अपने को जो है टैलेंट सबसे ज्यादा है, वही चीज अपन कर सकते हैं, करके अपना पेट चला सकते हैं, वही मेरा एक ही कला है और मैं कुछ कर नहीं सकता खास। शायद मैं इंजीनियरिंग पे जाऊंगा तो इतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, बट अगर मैं टीचिंग फील्ड में चला गया तो ठीक ठाक एक एवरेज सा मास्टर बन जाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इस फील्ड को चूज किया और अपन चले आए। इंजीनियरिंग को बदनाम करते हैं, और उस दिन इस बार को इंजीनियरिंग डे था ना नेशनल, ठीक है ना, तो उस दिन को पोस्ट से देख रहा था, मीम्स देख रहा था कि ठीक है ना, कि क्या एक मीम देखा था यार, क्या कि अरे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं था, उसको लेकर के एक मीम बनाया था कि मतलब अरे एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व, ठीक है, मतलब कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा था कि इंजीनियर तो बनते हैं बट वो एक फॉर्म से कभी कोई मास्टर बन जाता है, तो कभी कोई बैंकर बन जाता है, तो कभी कोई क्रिकेटर बन जाता है, तो कभी, अरे भाई उसके पास वो डाइवर्सिटी तो है, तुम्हारे पास क्या है भाई, तुम बीएससी एमएससी करके फंस गए तो फंस गए ना भाई जनाब, समझ में आ रहा है ना। डॉक्टर तो फंस गए, कितने डॉक्टर बनने के बाद अपने आप को डाइवर्सिटी दिखाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वो कला उनको सिखाया जाता है, वो कॉलेज में जाकर के वो एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को, तो बच्चे जाते हैं अलग अलग फील्ड में। अनिल कुंबले इतना बड़ा लेग स्पिनर है, इंडिया का सबसे अच्छा लेग स्पिनर है, वो भी एक इंजीनियर था भाई, सही बात है क्या। सिंगर देखो, शंकर महादेवन कितना बड़ा इंजीनियर। अरे कौन से इंसान जो है आप देखोगे कि इंजीनियर के बिना ये दुनिया अधूरा है आज के जमाने में, ये मान के चलो भाई, समझ में आ रहा है ना। ये इकलौता डिग्री है जो आप करने के बाद कभी अपना भूख मिटा देंगे आप किसी ना किसी तरीके से, वो अगर आपके पास वो कला है। और लोग जो इंजीनियरिंग को ब्लेम करते हैं ना, उससे मेरे को साफ साफ नफरत होता है, क्योंकि समझ नहीं पाते ना इंजीनियरिंग है क्या। इंजीनियरिंग को फील करने के लिए और इंजीनियर्स ही चाहिए, बट हम जबरदस्ती भेज देते हैं 16 लाख 15 लाख कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में तो 1-1.5 लाख ही जाते हैं, बट प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छे इंजीनियर सबको मिल जाएंगे, बट जबरदस्ती आप मान लो 15 लाख अगर किसी फील्ड में जा रहा है हर साल को, ठीक है, और जरूरत है 2 से 3 लाख का, तो बाकी लोग तो बेकार रहेंगे ना भाई। तो सिंपल सा चीज है, तो ये उनको जॉब कहां से मिलेगा, इतना जॉब कहां से निकलेगा। तो जरूरत से ज्यादा चीज जा रहे तो बेकार ही तो बैठेंगे ना। लेकिन उसके लिए इंजीनियरिंग को ब्लेम करना क्या, ये कोई मतलब कोई क्या बोलूं मैं आपको, ये कोई रूल हुआ क्या कि इंजीनियरिंग को ब्लेम कर दो आप। अरे भाई इंजीनियरिंग अगर नहीं चलता, ये फोन हमारे पास नहीं आता, कुछ भी नहीं करता। भाई डॉक्टर लोग, तुम डॉक्टर जो इतना कुछ भी होने से तुमको आज तो कुछ भी नहीं दिखता है, डायग्नोसिस तुमको आता है क्या भाई डॉक्टर लोग। तुम तो मशीन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो, एक कुछ होने से तुमको डायग्नोसिस करना नहीं आता है, तुम 10 टेस्ट लिख देते हो। प्रेस्क्रिप्शन अगर देखोगे डॉक्टर का कि पहले टेस्ट ही टेस्ट है, वो अलग बात है कि उनको पैसा मिल जाता है अलग जगह से, वो सब मैं साइड में रख रहा हूं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर भी है, ईमानदार डॉक्टर भी है, तब भी जाकर के वो देखोगे कि वो 5 टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप उसको मुंह से अपना बीमारी बोलोगे ना तो वो जज नहीं कर पाता है, जज कर भी लेता है ना तो भी उसके मन में एक डाउट रह जाता है, तो वो टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। भाई मशीन के ऊपर तो तुम भी डिपेंडेंट हो, वो मशीन बनाया किसने, व्यवहार टेक्निकल इंजीनियर ने बनाया। तुम किस चीज का बात कर रहे हो, किसको ब्लेम कर रहे हो तुम। अगर दुनिया के सारे इंजीनियर्स ने हाथ ऊपर कर दिया, आज पूरा दुनिया बंद हो जाएगा, फिर उन्हीं के पैर में पकड़ना पड़ेगा तुमको, तब जाकर के दुनिया शुरू होगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है।
आज ये 21st सेंचुरी है जनाब, समझ में आ रहा है ना। इधर टेक्निकल चीज है, इधर बिना टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं चलता है, इंजीनियर्स के बिना कुछ नहीं चलता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो अफवाह है ना, ये जो फर्जी लोगों ने मार्केट में बेच कर रखा है, सही बात है क्या। डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, ऊपर से मास्टर लोग डॉक्टर बनो, क्यों बोलता है पता है क्या? क्योंकि एडवांस का पेपर तो उसे हिलता ही नहीं एक सवाल, सही बात है क्या। बच्चे नीट को और जेई को कंपेयर करते हैं। अरे भाई नीट जेई का सामने जा पाएगा क्या? नीट का क्वालिटी देखो पेपर का, इस बार का जो नीट है उसका पेपर का क्वालिटी देखो। अबे ऐसा पेपर तो 10 साल पहले सी डबल पे आता था बे, सी डबल पे आसाम का जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें आता था। कंपटीशन भले बढ़ गया है, तो इसमें नुकसान किसको होता है? नुकसान हमेशा अच्छे बच्चों को होता है, जो अच्छे से तैयारी करता है, जिसका कंसेप्ट हाई है, उसको तो नुकसान होता है हमेशा, सही बात है क्या। क्लियर है। तो नीट का लेवल और जेई का लेवल को मैच मत करो, सही बात है क्या। लोग अभी नीट की तरफ क्यों जा रहे हैं? पेपर आसान है, एम्स भी बंद हो गया। और मेरे को ये समझ नहीं आता है कि उन लोगों ने, एनडीए वालों ने किया क्या है भाई। एम्स भी आपने उठा दी, एम्स का एग्जाम भी नहीं हो रहा, तो क्वालिटी कहीं पे डालो, कहीं पे तो डालो, या फिर ऐसे ही आप बुद्धू डॉक्टर्स लेकर के जाओगे। क्वालिटी कहीं पे तो डालो पेपर में, सही बात है क्या। एक एक नंबर पे 50-50 रैंक बैठा हुआ है, ये कोई हद हुआ है? नीट का रिजल्ट आया हुआ है ना 1-2 दिन पहले, आप देखे होंगे, सही बात है क्या। नीट क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि नीट में तो 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हमसे हिल जाता है आसानी से, है ना। वही चीज अगर मेंस में आ गया तो वही चीज 50% हो जाएगा, एडवांस में 0% हो जाएगा, सही बात है क्या। क्योंकि अपने को तो मेहनत करना नहीं है, सिर्फ ऊपर भाषण लगाना है, सही बात है क्या। डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग पे नौकरी नहीं है, डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग पे अबे डॉक्टर बनो, 10 साल बाद क्या बोलोगे? 10 साल बाद बोलोगे वापस इंजीनियरिंग बनो, इंजीनियरिंग बनो, समझ आ रहा है क्या। ठीक है, तो ये सब मैं करने से नहीं होता है, हकीकत को, रिलेटिव को समझना पड़ता है कि रिलेटिव है क्या, ठीक है ना। इंजीनियरिंग खराब नहीं है। अगर 2 लाख का रिक्वायरमेंट है और 16 लाख जा रहा है तो बाकी 14 लाख तो कुछ कर नहीं पाएगा कॉलेज में जाकर। आज तक ऐसा एक इंजीनियर मेरे को निकाल करके दिखा दो जो 4 साल मेहनत से पढ़ा हो या फिर कुछ ना कुछ किया हो, जो भी पैशन हो, चाहे उसको मान लो खेलने में ही पैशन हो, कॉलेज में जाकर के वो स्पोर्ट्स में चला गया, कॉलेज में जाकर के वो आर्मी में चला गया, फोर्स ज्वाइन कर ली, कॉलेज में जाकर के वो मास्टर बन गया, कॉलेज में जाकर के वो सिंगर बन गया, अपना काम पे वो फोकस किया हो 4 साल, वो सक्सेसफुल नहीं है। दिखा दो आज, मैं मान जाऊंगा आपका बात, सक्सेसफुल नहीं है। कुछ ना कुछ करके वो किसी ना किसी करके महीने का 50,000 रुपए तो कमा ही लेगा भाई, समझ आ रहा है ना। वो 4 साल ईमानदारी से उसके अपना जो पैशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंजीनियरिंग को ही परस्यू करना नेसेसरी है। अरे कैसे नेसेसरी होगा? रिक्वायरमेंट ही नहीं है उतना, तो क्यों वो परस्यू करेगा अपना पैशन को? क्यों करेगा? कितने इंजीनियर करते हैं? प्योर इंजीनियरिंग का जॉब कितने जन करते हैं? अब बोलो ना, 10% ही करते हैं ना भाई। प्योर 10% या फिर 20 to 30% मैक्सिमम मिलेगा, बाकी तो अपने अपने पैशन को फॉलो कर रहा होता है। किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, तो किसी को डांस करना अच्छा लगता है, कोई भी अपना पैशन में चला जाता है। अभी मेरे को ये बात आपको नाप लगेगा, कॉलेज जाओगे तो फील आएगा इस बात का, और वही एनवायरमेंट से आप जियोगे 4 साल, सही बात है क्या। अभी आप सुनते किस बात को हो? जो 4 साल में जाकर के हॉस्टल में सोया रहा, सुत्ता, दारू, नशा, लड़कीबाजी, ये सब में बीता रहा, 4 साल बिताया, और फिर जाकर के जब प्लेसमेंट का वक्त आया तो उनको भी नौकरी चाहिए भाई। 4 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी उनको नौकरी चाहिए। फिर नौकरी नहीं मिला, कंपनी ने लात मार के निकाल दी, तो क्या होगा? अरे यार इंजीनियरिंग ये बेकार है यार, ये झंड है, जिंदगी झंड खराब कर दिया। क्या है ये इंजीनियरिंग? ये पढ़ता है क्या? ये लोग पढ़ता है क्या? इससे अच्छा तो हम 12th पास रह जाते तो अच्छी बात है भाई। एक गवार को देख करके तुम इंजीनियरिंग को ब्लेम कर रहे हो, सही बात है क्या? जो पूरा दुनिया को चला रहा है ना भाई, ना ऐसा पाप ना करो, सही बात है क्या? क्लियर है? ठीक है, तो इंजीनियरिंग को जज करने के लिए इंजीनियर्स को देखो, गधों को मत देखो हमारे तरह। हम इंजीनियर्स नहीं है, हम बाई प्रोफेशन अभी टीचर है, सही बात है क्या? इंजीनियर थे कब की बात, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, मेरे जैसे इंजीनियर को देख करके इंजीनियरिंग को जज मत कर। इंजीनियरिंग को जज करना है तो ओरिजिनल इंजीनियर्स को देख, समझ में आ रहा है ना? ओरिजिनल इंजीनियर्स को देख जो हकीकत में इंजीनियरिंग को परस्यू किया है। मेरे को देख करके इंजीनियरिंग को जज करेगा और बोलेगा ये देख भाई, ये देख एग्जांपल, कुछ नहीं हुआ इंजीनियरिंग करके। अरे भाई वो किया ही नहीं, इंजीनियरिंग को कुछ रिस्पेक्ट दिया ही नहीं, तो इंजीनियरिंग घुमा के क्या रिस्पेक्ट करेगा उसको जिंदगी में? मैंने अपने 4 साल में बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा है, मैं इंजीनियरिंग को अपना दिल से लगाया ही नहीं, तो इंजीनियरिंग से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? वो क्या मेरे को घूम के देगा? तो मैं उसको ब्लेम करूंगा तो थोड़ी ना चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने अपना पैशन को परस्यू किया, मैं अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ा रहा हूं, और मैंने अपना पैशन को, और मैं उससे खुश हूं बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत है मेरे को उसमें? सही बात है क्या? क्लियर है ना?
तो ये इस विजन को क्लियर रखो, ठीक है ना। इंजीनियरिंग को गाली दोगे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर इंजीनियर्स ने हाथ ऊपर कर दिया ना तो आपका भी टाटा बाई बाई हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? जैसे डॉक्टर्स हाथ ऊपर कर देंगे ना, ये कोविड के सिचुएशन में डॉक्टर्स ने हमें बचाया, वाकई बचाया, रिस्पेक्ट करना चाहिए, मांगते भी है और देते भी है अपन। सही बात है क्या? क्लियर है? बट उसके लिए अपन इंजीनियरिंग को ब्लेम करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप वो भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके इतने बड़े बड़े टेक्नीशियन, मशीन, ये सब निकालता कौन है? डॉक्टर्स निकालते हैं। डॉक्टर्स को पता है ट्रांजिस्टर क्या होता है? पता है क्या उनको? आज तक सुने वो ट्रांजिस्टर के बारे में? सुने? आईसी के बारे में सुने? एक मशीन चलाएगा कैसे? एक इंजीनियर बनाता है, उसको ऑपरेट करना डॉक्टर को सिखा के देना भी कंपनी का काम होता है। समझ में आ रहा है ना? डॉक्टर को बस चलाना आता है। सही बात है। इसके लिए मैं डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, सभी अपने प्रोफेशन में माहिर है, याद रखना। तो किसी को जज करने से पहले ये जो अनारी लोग होते हैं ना, ये गधों लोग जो होते हैं ना, जो ऐसे फालतू भाषण छोड़ते रहते हैं, अंदर में खोखला है और भाषण में माहिर है, सही बात है ना, तो ऐसे इंसान से बच के रहो। और सही में अगर जज करना आता है तो उस तरीके से जज करो। सही बात है। बातचीत बहुत ज्यादा हो गया, अपन अपने टॉपिक में वापस आते हैं। और ये ट्रेंड में बहुत देख रहा हूं, है ना, नीट जो है वो जेई से बड़ा फेमस होता जा रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि पेपर आसान हो रहा है ना, पेपर आसान हो रहा है। सारी यूट्यूबर्स देखो कि कितने यूट्यूबर्स आपको मिलेगा जो वाकई जे एडवांस का प्योर कंटेंट पढ़ाता है। मिलेगा क्या? नहीं। नीट और जेई, नीट और जेई। इनफैक्ट मैं अलग पांडे फिजिक्स वाला की अगर बात करूं तो वो सर बताते हैं, वो सब कुछ पढ़ाते। सर आप जे एडवांस क्यों नहीं पढ़ाते हो ये बताओ? आप लिख के देते हो, बोर्ड्स पढ़ाता हूं, एंड क्या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है? काबिलियत है, लेकिन पढ़ाओगे क्यों नहीं? क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा। सही बात है ना। तो यही प्रॉब्लम है दोस्त, समझ आ रहा है ना? क्लियर है? ट्रैफिक नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, बट क्वालिटी जगह पे जाओ तो हमेशा क्वालिटी मिलेगा। सही बात है क्या? क्लियर है? ठीक है, आसान हो गया, आसान हो गया ना। नीट का फिजिक्स का 45 सवाल और एडवांस का एक सवाल उठा ले। अरे भाई 2020 का नीट का पेपर रहा और जे एडवांस का पेपर रहा। भाई ये देख करके तू 45 में से 35 सवाल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व कर देगा। सिर्फ एनसीईआरटी, 35 तो कम बोल दिया, 40 सवाल शायद सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी, फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले के डेरिवेशन जानने का भी जरूरत नहीं, इतने रद्दी सवाल पूछते साल, डेरिवेशन तक भी जानने की जरूरत नहीं है। सीधा मतलब फॉर्मूला डायरेक्टली और आंसर निकालो, बस फॉर्मूले पुट करो, आंसर निकालो। ये आप क्या चेक कर रहे हो? हमारा एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, स्पीड चेक कर रहे हो? वैसे ही चेक कर लो ना, वैसे ही चेक कर लो। 10 बोतल दे दो या फिर दूसरा कोई काम दे दो, अपन स्पीड दिखा देते हैं आपको, माहिर दिमाग का स्पीड चेक कर रहे हो तो ऐसे चेक करना है क्या? और सवाल बढ़ा दो और पेपर लेवल गिरा दो। भाई एम्स भी बंद हो गया, एम्स में तो अच्छे डॉक्टर्स जाते हैं ना, तो थोड़ा सा तो इंप्रूव करो पेपर लेवल। सही बात है क्या? एम्स का पेपर तो ऐसे नहीं आता था कभी। सही बात है क्या? एम्स इस साल से हटा दिया, ऊपर से पेपर लेवल इतना गिरा दिए, ये थोड़ी ना चलेगा भाई। सही बात है क्या? एम्स अगर आप नीट के अंदर घुस गया अभी तो नीट का लेवल बढ़ना चाहिए ना भाई, बढ़ेगा तो भी तो पता चलेगा। ये 2019 तक सिर्फ एक बच्चा, वो भी 2018 तक कोई भी बच्चा 700 क्रॉस नहीं किया, और 2019 में एक बच्चा नलिन खंडेलवाल जो AIR 1 आया था उसका 701 आया था। और 2020 में आप देख रहे हो 720, 2 जन 700 से ऊपर 100 बच्चे। तो नाटक चल रहा है भाई, नाटक चल रहा है यहाँ पे। 700 से ऊपर नाटक चल रहा है। ये बोर्ड एग्जाम बना देगा नीट को भाई। एनटीए सुधार में अपना पेपर लेवल को। सही बात है क्या? और पेपर स्टैंडर्ड को मेंटेन कर। एडवांस ऐसा कभी देखा है? देखा है जी एडवांस का कभी पेपर लेवल गिरता हुआ? हर साल इंप्रूव भी होता जा रहा है, होता जाएगा, और वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेगा, क्योंकि उनको प्योर दिमाग वाले बंदे चाहिए। समझ आ रहा है ना? उनको ये सब एरे गेरे बंदे नहीं चाहिए जो एनसीईआरटी रट करके अपने स्पीड को इंप्रूव करके और 10 मिनट में 10 सवाल सॉल्व कर ले। ऐसे बंदे नहीं चाहिए। प्योर अगर टैलेंट चाहिए आपको तो उस लेवल में करना पड़ेगा ना पेपर। आप मेरे को गलत समझ सकते हो, सर क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई जो तैयारी करता है ना इंप्रूवमेंट, उसको पता चलता है बाद में जाकर के आप क्या देखोगे ना, तैयारी तो की है वो बहुत अच्छे लेवल में, लेकिन एडवांस अच्छा वो बहुत अच्छा। मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जो जेईई मेंस में गंदा परफॉर्मेंस देता है, बट एडवांस में एक अच्छा लेवल में परफॉर्म करके आता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो बंदे चाहिए हमारे देश को। सही बात है क्या? आगे लेके जाने के लिए वो तो प्रोवाइडेड कि अगर वो देश में रहते हैं तो ही। ठीक है, देश को आगे लेके जाने के लिए तो उनका नहीं चाहिए। देश को आगे लेके जाने के लिए पहले सबसे पहले इंसानियत सुधारना होगा और मेंटेलिटी बदलना होगा। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि जितना बच्चा तेज होगा उसका मेंटेलिटी उतना अच्छा होगा और इंसानियत उसका ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। सही बात है। चलिए, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको समझना था।
ठीक है, मैं जो भी बोला यार आप डिलीट कर दो दिमाग से, ऐसे ही बात नहीं करता हूँ वीडियो में, है ना। तो आज मन किया तो कर लिया थोड़ा बहुत बातचीत, ठीक है ना। और इसमें क्या है, वो भी बात करते करते याद आ गया तो कि लोग किस तरीके से इंजीनियरिंग को ब्लेम करते हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। मेरे को सुन करके एकदम गुस्सा आ जाए, मेरे सामने कोई बहन कभी भी बोल के देख रहा मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा और 3-4 लगा दूंगा, सही बात है। मैं एक गंदा इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इंजीनियरिंग को कभी ब्लेम कर ही नहीं सकता। और आपके सामने भी अगर कोई करे तो लगा दो उसको, अगर हाथ से नहीं लगा सकते मुंह से लगा दो, जो मैंने बोल के दिया आपको, सही बात है क्या। क्या इंजीनियरिंग क्या है आप जानते तक भी हो, जानते तक भी हो, या फिर सिर्फ सुन सुन के जो मैं करते रहते हैं उनका बात सुन सुन के अफवाह फैलाते जा रहे हो वायरस की तरह। जानते तक भी हो इंजीनियरिंग क्या है। आज के दुनिया से अगर इंजीनियरिंग वर्ड शट डाउन कर दिया जाए तो क्या होगा, दुनिया किधर जाएगा, जानते तक भी हो। अगर दुनिया के सारे इंजीनियर्स को ई से वनिश कर दिया मैंने तो क्या होगा दुनिया में, जानते तक भी हो। बर्बाद हो जाएगा एक दिन में, कुछ नहीं कर पाओगे, खाना पीना खाने तक भी लायक नहीं रहोगे, सही बात है क्या। नाटक नहीं इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है। इमोशन है, इमोशन, सही बात है क्या। जैसे एमएसडी इमोशन नहीं है इस देश का, कुछ भी बोलने से लोग गुस्सा आ जाता है, ऐसे ही मेरा इमोशन है, ठीक है। उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, सही बात है क्या, क्लियर है। जिसने दुनिया को बचा के रखा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मेडिकल प्रोफेशन ने भी दिया है, साइंटिस्ट लोगों ने दिया है, उसको तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इंजीनियरिंग में दिया है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, सभी ने दिया है, सबके लिए ये दुनिया बच रहा है। सिर्फ अकेला किसी फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन किसी भी फील्ड को हटा दिया जाएगा तो बहुत नुकसान होगा, सही बात है क्या। और इंजीनियरिंग खास करके टॉप में आता है सबसे ज्यादा, ठीक है। क्लियर, सर्च करके देख लेना ये फालतू लोगों की बात सुनने से पहले, क्योंकि उनके अंदर है, खुद तो है खोखला, तो बोलेंगे ना भाई, खुद सुन सुन करके बोल रहे हैं, ऊपर से खुद की कैटेगरी के साथ मैच हो जाता है कि जेई को जितना डिमोटिवेट किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जेई तो हमसे हिलता नहीं है, कैसे हिलेगा भाई, ठीक है ना। हमसे बोर्ड से मुश्किल से हिलता है, क्यों नहीं बोलेंगे अपन, सही बात है ना। आगे चलते हैं अपन, तो देखो, तो लिखा गया है डेफिनेशन में, आप देखिएगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स with respect to a single independent variable is called an ordinary differential equation। और उधर अगर आप देखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स with respect to more than one independent variable is called partial differential equation। सही बात है क्या, क्लियर है। चलो, तो अभी देखो, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करने वाला हूं कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बोर्ड में, सही बात है क्या, क्लियर है क्या। 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री, आपको मैं एक चीज बताता हूं, है ना, आपको एक चीज बताता हूं। पेपर 1 जी एडवांस में, पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 17, मैथ्स का बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। ईमानदारी से अगर आपका मेरे बात को चेक करना है ना कि लोग जो नीट दे करके ज्यादा उछलते क्यों है, ठीक है ना, नीट दे करके ज्यादा उछलते क्यों है, क्यों, जस्ट बिकॉज उसका पेपर लेवल आसान है और मास्टर आसानी से उसको डिलीवर कर सकता है, कम चीजें पढ़ा करके निपटा सकता है, उसी के लिए पूरा दुनिया नीट उछल रहा है। और जो गधे बच्चे हैं वो उस ट्रैप में फंस रहे। 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, सीट कितना है, कितना सेलेक्ट हो पाएगा, ठीक है, 600 तो कट ऑफ जाता है, ठीक है, तो और भीड़ बढ़ाओगे उसमें, सही बात है। मेरा उससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम देना है दो ना, क्या दिक्कत है, पेपर लेवल आसानी निकाल सकते हो तो निकालो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा, जे एडवांस मैथ्स पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 17, जो ईओटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन आया था पूरा पेपर में। देखिएगा इसका आंसर कितने जनों ने सही दिया है अपना यूट्यूब में, देख लीजिएगा, खोल करके देख लीजिएगा। जितने बड़े बड़े अनअकैडमी वाले चैनल है ना, एक से बड़े एक तो बाहर निकल रहे ना, तो वो सारे चैनल सब खोल करके देख लीजिएगा, जहां पे भी क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस हुआ है, क्या रीजन बताया, अनअकैडमी पूरा छानबीन करके देख लो। अगर एक भी लेक्चर में आपको सही जवाब अगर मिला होता तो उनका आंसर 3 ही आता है, बट आईटी ने आंसर क्या दिया, 5 आंसर दिया, और वही था जो मैंने आपको डिस्कशन के टाइम बता के भी दिया था, बिकॉज यहाँ तो मिस्टेक होने का वही चांस था कि 3 इज रॉन्ग आंसर, सही बात है क्या। जो अभी तक करेक्शन नहीं हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही बात है क्या, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है जनाब, सही बात है क्या। एडवांस से चीड़ते हैं लोग, क्यों, क्योंकि उसमें ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, प्योर क्वालिटी चाहिए, रो कंटेंट चाहिए, ठीक है ना।
और बाकी दुनिया उछलते रहते हैं, या तो जेईई मेंस हो जाए या तो नीट हो जाए। क्यों? क्योंकि चलो मेंस तो फिर भी अच्छा लेवल का एग्जाम बोलोगे, फिर भी अच्छे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी पूछते तो 5 क्वेश्चन सॉलिड पूछते हैं, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन सॉलिड पूछते हैं, ठीक है। एडवांस का तो बात ही नहीं आता है, सिर्फ जेईई/नीट होता है, जेईई का मतलब सिर्फ मेंस ही होता है, एडवांस का तो बात ही नहीं आता है ना भाई, ठीक है। बोर्ड्स प्लस जेईई/नीट चलता है अभी, ठीक है, यही हैशटैग चल रहा है पिछले 1 साल से और चलेगा कुछ दिन तक और, ठीक है। एडवांस का तो बात ही नहीं आता है ना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आप अपना पढ़ाई करो, ये सब बात किया नहीं था बहुत दिन, ठीक है। लास्ट चैप्टर कैलकुलस का, इसीलिए कभी याद आया तो बता दी बातों बात में। बट अगर आपको तकलीफ है तो इस 15-20 मिनट जो भी आपका समय खराब किया मैंने, मेरे भावनाओं को अंदर से निकाल करके थोड़ा सा शांति मिला और आपका समय खराब हुआ, उसके लिए सॉरी आपको दिल से बोलता हूँ, ठीक है। चलिए अभी प्योर पढ़ाई में फोकस करते हैं और आगे चलते अपना अगला टॉपिक देखते हैं। सही बात है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऑर्डर का डेफिनेशन आप देखोगे दोस्त, तो ऑर्डर का डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ द highest order derivative involved in a differential equation is called the order of the differential equation। सही बात है क्या? order of the highest order derivative, highest order derivative का जो order होगा, जैसे ये differential equation, तुम क्लियरली एक चीज देखो ना, यहाँ पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है? एक तो dx by dy प्रेजेंट है, एक d square x by dy square प्रेजेंट है, एक d to the power 4x by dy to the power 4 प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा वही हो जाएगा पूरा डिफरेंशियल ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। पावर से हमारे को कोई मतलब नहीं है, पावर से डिग्री में मतलब होगा, बट ऑर्डर क्या होता है समझ के रखना। ऑर्डर इज जस्ट द हाईएस्ट पावर, sorry, the highest order derivative present in that whole differential equation। सही बात है। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? क्लियर? ठीक है। तो अभी डिग्री क्या होता है देख, डिग्री का डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के आपको रीड करके सुनाता हूं। देख अपना शीट में पेज नंबर 2 का ऊपर में लिखा होगा, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव व्हिच ऑकर इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले कंडीशन जो है, डिग्री हर जगह पे डिफाइंड नहीं होता है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। सबसे पहली बात, डिग्री डिफाइंड तभी होगा जब मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में मिलेगा। ये सब कुछ मैं छोड़ करके आपको एक ही लाइन से क्लियर कर दिया, यहां पे इतना कुछ लिखा हुआ है ना, इतना कुछ छोड़ करके सिर्फ आप इतना समझो कि सर डिग्री डिफाइंड तभी होगा जब पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होगा। अभी बोलोगे पॉलिनोमियल में तो एक्स रहता है, यहां पे कौन रहेगा? यहां पे एक्स के जगह पे डेरिवेटिव रहेगा, दैट इज डिवाई बाई डीएक्स या फिर डीएक्स बाई डीवाई, जो भी रहेगा। तो पूरा चीज पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना पड़ेगा, तभी बोल सकते हैं इसका डिग्री डिफाइंड होगा या नहीं होगा। ऐसा होने से नहीं चलेगा कि इधर डीएक्स, बहुत बच्चे ये अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा ना तो आप गलत समझ जाओगे कि यहाँ पे डिवाई बाई डीएक्स और यहाँ पे डीएक्स बाई डीवाई, नहीं, यहाँ पे भी डीएक्स बाई डीवाई होना पड़ेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको 1 बाई डीएक्स बाई डीवाई करके एलसीएम वगैरह लेके फाइनली देखो क्या आ रहा है, बट अल्टीमेट फॉर्मेट जो है आपका वो एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल सारे जगह पे सेम होना चाहिए, दैट इज dx by dy, तो dx by dy होना चाहिए सारे जगह। अगर इसको चेंज करना है तो इसको 1 by dx by dy करके एलसीएम लेके देखो, फाइनल फॉर्मेट निकालो, देखो क्या आता है। सही है, तभी वो डिग्री कहलाएगा, डिग्री डिफाइंड कहलाएगा। और डिग्री होगा क्या? डिग्री होगा जो हाईएस्ट ऑर्डर था ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसका जो पावर है वही हो जाएगा डिग्री। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन था? ये, इसका पावर कितना है? 1 है, ये 1 ही हो जाएगा डिग्री। सही बात है क्या? ऐसा नहीं है कि ये पावर 5 है तो ये 5 हो जाएगा डिग्री, बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वही होगा डिग्री, याद रखें हमेशा।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही होगा हमेशा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहे ये बात, मैं बार बार बोल रहा हूं, सही बात है क्या? क्लियर है? पक्की बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है ना, दिस टू दी पावर 1। पॉलिनोमियल में पावर हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है, आप जानते हो। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे e टू दी पावर 5। सही बात है। बट अगर मैं इस तरीके से आपको एग्जांपल दे दूं, साइन इनवर्स ऑफ dy बाई dx इक्वल टू y, ठीक है? ठीक है क्या? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट बन जाएगा अगर साइन इनवर्स को उधर साइन y करके लेके जा रहा हूं। बट अगर मैं इस जगह पे भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर देता हूं तब तो ये डिग्री डिफाइंड नहीं होगा ना। ऑर्डर तो 2 हो जाएगा बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और साइन इनवर्स अगर यहां से आप हटाओगे तो इधर साइन चला जाएगा। तो अगर साइन के अंदर कोई चीज आ रहा है तो क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट बन पाएगा? नहीं। फ्री फ्रॉम रेडिकल या फिर दूसरे फंक्शन हो ही नहीं पाया, इसीलिए डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो अभी उम्मीद करता हूं कि अभी थोड़ा एग्जांपल कराऊंगा तो आपका ऑर्डर और डिग्री वाला फंडा पूरा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सही बात है क्या? ऑर्डर इज जस्ट द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दैट होल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द degree of that highest order derivative. Degree is the degree of that highest order, that is power of that highest order derivative. ठीक है? If the degree is defined, that is free from radical sign और एक polynomial format में होना चाहिए। सही बात है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। polynomial format में कभी ऐसे तो आप नहीं देखते हो ना कि x to the power n plus 2 into x to the power n minus 1 plus 3 into sin x to the power n minus 1, बीच में sin x log x ये सब तो नहीं आ सकता ना। polynomial में x ही रहेगा, दैट इज यहाँ पे डिवाइड बाई dx ही रहेगा। सिर्फ क्लियर है क्या? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको। क्वेश्चन अगर कर लोगे तो फील आ जाएगा। ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन लेने के बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। सही? चलो तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर, तो और चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा ठीक ठाक लेवल में। तो चलिए देखिए पहला सवाल देखिए, इसका आपको ऑर्डर और डिग्री निकालने को बोला गया है। सही बात है क्या? क्लियर? तो अपन यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगा ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है? डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट होता है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को कहीं ना कहीं अपन ऑर्डर बोलते हैं। सही बात है भाई? क्लियर? चलो तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग टर्म का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? आप देखो ना, एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये dy बाई dx। पावर को नहीं देखना भाई, पावर तो डिग्री के वक्त देखेंगे। dy बाई dx है। इधर एक प्रेजेंट है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में और कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग टर्म है ही नहीं, तो ये जो हाईएस्ट हो गया यही हो जाएगा ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। और डिग्री का अगर बात करें तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा वेदर डिग्री इज डिफाइंड और नॉट, दैट इज ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है या नहीं। अभी देखो ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज तो पूरा पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, दिख रहा है क्या? डेरिवेटिव का टू दी पावर होल नंबर, ये भी डेरिवेटिव का टू दी पावर होल नंबर ही दिख रहा है। और साथ में यहाँ पे साइन y है और cos x है, जो कि कोफिशिएंट्स की तरह ट्रीट होगा, जो कि किसके तरह ट्रीट होगा? कोफिशिएंट्स की तरह ट्रीट होगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो अगर ये सब कोफिशिएंट्स की तरह ट्रीट होता है तो अपने को यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन कि इसका डिग्री जो होगा वो बिल्कुल डिफाइंड होगा, और वो हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री है दैट इज 1 जो है वही हो जाएगा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? क्लियर? अभी अगर अपन अगले डिफरेंशियल इक्वेशन में चलते तो आप यहाँ पे देखोगे कि सर सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, तो ऑर्डर विल बी 2, ये तो कंफर्म हो गया। बट यहाँ पे डिग्री निकालने के लिए हमारे को ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट है या नहीं। तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट नहीं है बिल्कुल पता चल रहा है, बिकॉज इसके पावर में रेडिकल साइन आ रहा है, हाफ आ रहा है, इसके पावर में एक्स आ गया। अब इस हाफ को लेकर के मेरे को टेंशन नहीं था, यहाँ पे अगर x नहीं होता तो मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्मेट में बना देता। बोलो कैसे? अब जरा ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके पावर में आपका हाफ है ना। अगर पावर में x यहाँ पे नहीं होता तो जरा सीन को देखना क्या होगा। तो यहाँ पे सिंगल डिवाइड बाई डी एक्स होता है ना, तो इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे होल टू दी पावर 2 कर दिया, यहाँ पे भी होल टू दी पावर 2 कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कहीं ना कहीं dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 2y log x इंटू dy अपॉन dx। सही बात? क्लियर है क्या? ठीक है? तो अभी देखिए पूरा एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट बना ही नहीं बना? बना ना भाई? अरे दिख रहा है ना,
अरे बोलो ना भाई, ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ये d2y अपॉन dx2 ये आपको दिख रहा है ट्वाइस y log x इनटू ये कोएफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा। सारे के सारे डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग टर्म को देखो, सबका पावर होल नंबर हो गया, ये तो कांस्टेंट टर्म की तरह ही ट्रीट होगा। सही बात है, ये पूरा पॉलिनोमियल फॉर्मेट में बन गया। अभी इसका ऑर्डर मैं बोल सकता हूं 2 और डिग्री इसी हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है दैट इज 1 वही हो जाएगा डिग्री। इस फॉर्मेट में देखने से पता नहीं चलता है कि ये यहाँ पे अगर 1 होता, मान लो थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को 1 मान लो, तो इस फॉर्मेट में देखने से पता नहीं चलता डिग्री डिफाइंड है या नहीं। बट जैसे हमने रेडिकल साइन को रिमूव किया तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट निकल करके आ गया, तब जाकर के हमारे को फील आ रहा है कि नहीं इसका डिग्री डिफाइंड है और डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बट जनाब सवाल था यहाँ पे x, ध्यान से सोचो, अगर यहाँ पे x है तो इस जगह पे भी कहीं ना कहीं x होगा, तो अगर मैं स्क्वायर कर भी देता हूं तो यहाँ पे तो जनाब ट्वाइस x आएगा और यहाँ पे होल टू द पावर x आएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट बन रहा है? एक के पावर में 1 है, दूसरे के पावर में होल नंबर होना चाहिए, बट x तो यहाँ पे कोई होल नंबर है ही नहीं। x होल नंबर है या फिर क्या है किसी को नहीं पता भाई। तो अपन x 2x ये सब को तो होल नंबर ट्रीट नहीं कर सकते ना। अगर x 2x ये सब को होल नंबर ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं अपन इस चीज का डिग्री डिफाइंड नहीं बोल सकते। इस इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, इस इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। सही बात है क्या? बिकॉज सारे के सारे पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पूरा इक्वेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बन पा रहा है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के टर्म्स में वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट नहीं बन पा रहा है, दैट इज डिग्री होल नंबर नहीं आ पा रहा है, इसीलिए डिग्री नॉट डिफाइंड है इस केस में। बट अगर मैं यहाँ पे होशियारी करके जो मैं टेस्ट में पूछने वाला हूं, अगर मैं x बिलोंग्स टू होल नंबर छुपा करके यहाँ पे लिख देता हूं, तब आपका दिमाग में चमकना चाहिए कि अगर x होल नंबर होता है तो हो कुछ भी होल नंबर, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट पावर तो होल नंबर होगा ना, बिकॉज x अगर होल नंबर हो गया तो ट्वाइस x भी होल नंबर होगा, x भी होल नंबर होगा, तो पावर तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आएगा, बिकॉज पावर होल नंबर हो जाएगा। तब मैं डिग्री डिफाइंड बोल दूंगा और डिग्री को क्या बोल दूंगा 1 बोल दूंगा। सही बात है, क्लियर है? तो दिक्कत है नहीं भाई? चलो आगे बढ़ते, ठीक है आगे बढ़ते। अभी अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है रेडिकल साइन 1/3, तो इसको रिमूव करने के लिए आप करोगे क्या? सिंपल सा चीज आप सोचो ना, इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे? तो रिमूव दिस 1/3 आप बोथ साइड होल क्यूब करोगे तो ये 1/3 रिमूव हो जाएगा। अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका पावर में 3, इधर है x प्लस इसका पावर में 4, तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और डिग्री जो हो जाएगा वो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वही हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। और ये पूरा पॉलिनोमियल सेटअप में है भी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सही बात है क्या? क्लियर? इसको और अच्छा होता अगर मैं इस तरीके से लिख देता इस क्वेश्चन को, ऊपर वाला तो क्लियर हो गया ना, इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख देता तो और अच्छा होता। बहुत बच्चे यहाँ पे देख के कमेंट कर देंगे कि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल सही, बट डिग्री भी बहुत बच्चे देख के कमेंट कर देंगे डिवाइड बाय dx है तो डिग्री शुड बी 1, पॉलिनोमियल फॉर्मेट तो है ही नहीं। बट नालायक लोग ये ध्यान नहीं देंगे जो मैंने बोल के दिया। अभी मैंने क्या बोल के दिया कि डिवाइड बाय dx अगर है तो आगे वाले पे भी डिवाइड बाय dx ही होना चाहिए। वेरिएबल को इंटरचेंज करने मत देना, वेरिएबल इंटरचेंज हो जाएगा तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। सही बात है क्या? तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को सुधारने का प्रयास करेंगे। कैसे सुधारेंगे? इस माइनस वाले सीन को अपन उस तरफ लेकर के जाएंगे इस तरीके से, और इसी चीज को अपन डिवाइड बाय dx का रेसिप्रोकल बना देंगे। सही बात है क्या? फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही ध्यान देंगे तो हमारे पास जो फील आएगा वो एग्जैक्टली क्या फील है वो जरा आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो तो सेकंड ही है, और इसका डिग्री जो होगा, सॉरी वो तो फर्स्ट ऑर्डर ही है क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट जो डिग्री होगा बिल्कुल ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में, सारे डेरिवेटिव टर्म्स के पावर होल नंबर है तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है। और डिवाइड बाय dx मैच भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे dx बाय dy और यहाँ पे डिवाइड बाय dx, अगर होता है तो वापस चेंज करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे चेंज किया था। सही बात है क्या? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो दोनों जगह पे ये सेम देख रहा है, बट डिग्री कौन लीड कर रहा है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली डिग्री कौन होगा? जो ज्यादा है वही होगा, 2 होगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। सही बात है क्या? क्लियर? अभी इसको देख जरा, इसको देख ध्यान से, इसको देख, e टू दी पावर dy बाय dx बराबर x माइनस sin x। क्या इसको e टू दी पावर से रिमूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? दोनों तरफ log लगा दो विद बेस e, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy बाय dx इक्वल टू log ऑफ x माइनस sin x। तो बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा।
ठीक है ना, सिर्फ डिवाइड बाई डी एक्स के पावर 1 है, तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1, और तो कोई डेरिवेटिव टर्म है ही नहीं, क्या चेक करें। सही बात है क्या, क्लियर है। बट अगर यहाँ पे x के जगह पे डिवाइड बाई डी एक्स हो जाता तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाता। मैं एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं, अभी सब लिख के रखिएगा। अगर यहाँ पे x की जगह पे डिवाइड बाई डी एक्स हो जाता तो यहाँ पे लफड़ा हो जाता दोस्तों। बोले क्या लफड़ा होता, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जब भी आप लॉग लेते तो x के जगह पे डिवाइड बाई डी एक्स आ जाता, तो लॉग ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या डिवाइड बाई डी एक्स फ्री हो पाया? पॉलिनोमियल फॉर्मेट में जाने के लिए क्या ये फ्री हो पाया? नहीं, फ्री हो नहीं पाया, ये लॉग के अंदर घुस गया। आप बोलोगे लॉग को हटा दो, अरे भाई लॉग को हटा देंगे तो ये इधर वाला डिवाइड बाई डी एक्स ई टू दी पावर में चला जाएगा, तो और दिक्कत हो जाएगा। तो किसी भी चीज में अगर अपन करें, जैसे साइन वाला पहले बताया था, साइन इनवर्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर से साइन हटा है तो वो वाला घुस जाएगा साइन के अंदर। सारे के सारे डेरिवेटिव टर्म इंडिविजुअल होना चाहिए और उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। और एक और बात कि डिवाइड बाई डी एक्स है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से y इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट ही होना चाहिए सारे टर्म में। ठीक है, अगर ये सारी चीज मैच होते तभी जाकर के अपन बोल पाएंगे डिग्री डिफाइंड है, अदरवाइज इस तरीके का केसेस में डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बिकॉज आपका डेरिवेटिव टर्म जो है वो फ्री हो ही नहीं पा रहा है, रेडिकल से फ्री नहीं हो पा रहा है कहीं जगह पे, तो कहीं जगह पे किसी फंक्शन से फ्री नहीं हो पा रहा है, बाउंडेड हो रहा है, फंक्शन के अंदर घुस रहा है। सही बात है क्या, क्लियर है? तो इसीलिए अपन यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं बोल पाएंगे। अभी इसको देख करके मैं बहुत बच्चों को देखा स्ट्रगल करते हुए, ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं, इसको देख करके ये सवाल का जवाब बिल्कुल मेरे को दे नहीं पा रहा। पर थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा अगर है और उसको अगर लिमिट्स का एक्सपांशन याद है तो वो तुरंत जवाब दे देगा। बोलेगा क्या सर, x प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये सारी चीज उसको दिख जाता है और साथों साथ उसको पता चल जाता है सर आपने तो हमारे साथ खेल खेल दिया, ये जो चीज लिखा हुआ था ये तो कोई ऐसे तैसे चीज नहीं लिखा हुआ था, ये तो e टू दी पावर dy बाई dx का एक्सपांशन लिख दिया था आपने हमारे को फंसाने के लिए। और अपन ने ये चीज आपका जो होशियारी है वो पकड़ ली और तुरंत dy बाई dx को बाहर निकाल के log e बाई z को 1 डाल दी, तो y बराबर dy बाई dx। अभी ये इक्वेशन कंप्लीटली एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर नहीं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सही बात है क्या, लीनियर भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लीनियर भी है, बाद में देखेंगे क्या होता है लीनियर। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा, डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि पावर इसका 1 ही और कोई डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है ही नहीं। सही बात है क्या, आगे चलते। यहाँ पे इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड होल क्यूब करो, बोथ साइड होल क्यूब करो। तो इधर अगर बोथ साइड होल क्यूब करेंगे, इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर भी डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर टू 2 ही होगा और कोई बात ही नहीं है, ऑर्डर टू 2 ही होगा। अब अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या होगा, सोचो जरा, अगर मैं इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर देता, पावर में 4 है, तो हाईएस्ट पावर जो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा, 2 तो है ऑलरेडी, ऊपर से 4 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इधर कितना है, 3 है, तो 8 और 3 में कभी कंपेरिजन होगा क्या। फिर 8 के पीछे अगर टर्म देखो तो 6 आएगा, 4 आएगा, इधर तो 3 है, तो ऑब्वियसली सब कुछ मिलाकर के इसको अगर आप एक्सपांड कर भी देते हो बाइनोमियली, तो बाइनोमियली एक्सपांड करके देखो जो हाईएस्ट पावर आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। क्यों मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर के पीछे पड़ा हूं, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर इन द होल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए इसका पावर से मेरे को मतलब है। तो इसका पावर मेरे को क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 8 होगा, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, और ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। सही बात है क्या, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, इधर हाफ है, इधर 1/3 है, तो रेडिकल साइन से इसको रिमूव कैसे करोगे, बोथ साइड क्या लगा दोगे, ऑब्वियसली बोथ साइड क्या लगा दोगे, दोनों का एलसीएम लगा दोगे ना, 6 लगा दोगे, तो 6 लगाओ दोनों तरफ, फिर देख लो ऑर्डर क्या, ऑर्डर तो डायरेक्टली पता चल रहा है 2 है, फिर डिग्री क्या है देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ऑब्वियसली जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होगा वही हो जाएगा। बिकॉज मजेदार सवाल तब हो जाता जब मैं यहाँ पे भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर देता, तब इस चीज को आपको फॉर्मूला ब्रेक करना पड़ जाता, दैट इज, या फिर एक्चुअली फील करना पड़ता कि इधर होल क्यूब आएगा तो यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे होल क्यूब आएगा, बिकॉज हाईएस्ट पावर हो जाता डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या हो जाता उस वक्त 3 हो जाता, इसीलिए अपन डिग्री उस केस में 3 बोलते थे। इस क्वेश्चन को चेंज कर देना ऐसे, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर डिवाइड बाई डी एक्स डायरेक्टली दिख रहा है कि डिग्री 2 हो जाएगा और ऑर्डर 2 ही रहेगा। सही बात है, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे आप किसी भी तरीके से फ्री कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया था वही एग्जांपल आ गया। फ्री तो किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे आप जनाब, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से अगर फ्री करना चाहते हो तो लॉग घुस जाएगा इसके अंदर आकर के, देख पा रहे हो, ऐसे बन जाएगा ना। अगर यहाँ से आप इस चीज को e टू दी पावर को खत्म करना चाहते हो तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लोगे तो लॉग के अंदर ये घुस जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर तो 3 होगा बट डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सही बात है क्या, क्योंकि फ्री नहीं हो पा रहा है ना, एक बार ये डेरिवेटिव फंस रहा है तो लॉग लेने के बाद ये फंस जाएगा। सही बात है। अगर यहाँ पे d2y/dx² ऐसा कोई टर्म नहीं होता तो मैं बोलता कि बिल्कुल इसका डिग्री डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। सही बात है क्या, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व कर दिया आपको फंसाने के लिए। यहाँ पे क्या करोगे, पहले इस इंटीग्रेशन को तो हटाओ, फिर जाकर के थोड़ा फील आएगा नहीं, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते तो ये dy/dx आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा d2y/dx² आ जाएगा, दोनों तरफ 1/x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा ddx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो इस चीज का मतलब क्या है, डेरिवेटिव भी किया, इंटीग्रेट भी किया y को, तो y का इंटीग्रेशन मान लो कुछ भी हुआ, मान लो y का इंटीग्रेशन कोई fx आया और वापस उसी fx का डिफरेंशिएशन करना है, तो वापस घूम करके y ही तो आएगा ना भाई, नहीं आ रहा ये पता है ना। एक बार y को इंटीग्रेट किया, जो आंसर आया उसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो y ही तो आएगा ना घूम के, वैसे एक डेफिनेशन है, तो ये y/4 आएगा। तो क्लियरली पता चल रहा है दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर भी डिफाइंड है। ऑर्डर कितना, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होता है, ऑर्डर तो 2 है, और डिग्री भी डिफाइंड होगा बिकॉज ये पूरा पॉलिनोमियल फॉर्मेट में, और रेडिकल साइन या फिर सारे फंक्शन से फ्री है, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर के पावर में जो डेरिवेटिव पावर में जो डिग्री है वो डिग्री कितना आपको दिख रहा है 1 ही दिख रहा है। सही बात है, क्लियर है, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते दोस्त, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या होगा वो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छे से आप समझ के लिख लीजिएगा, एक एक चीज को मैंने जितना गंदा करके किया आपको उतना ही अच्छा करके करना है कॉपी में। एक एक क्वेश्चन समझाया, एक एक क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखो अच्छे से, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सही बात है क्या, यही होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजी, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है आपका देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहचानना पड़ेगा आपको इस इक्वेशन में, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या होता है ना कि आपको एक पार्ट तो दिया जाता है कि एक कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे देगा, आप जानते ही हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, जैसे कि मान लो dy/dx इज इक्वल टू y/x, या फिर x/y कर देते हैं, सही है क्या। तो यहां से तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, x dx बराबर y dy, ठीक है। फिर तुम इंटीग्रेट करो, x²/2 बराबर y²/2 प्लस c, तो यहां से तुमको क्या मिल रहा है x² - y² इक्वल टू 2 से कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। तो ये c के वजह से आपको पता चल रहा है कि ये इक्वेशन पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। सही बात है, इस इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, ये तुमको पता चल रहा है यहां से। सही बात है क्या, c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो c को अगर मैं चेंज करता गया, c का वैल्यूज को अगर मैं वेरी करता गया, तो मेरे पास अलग अलग सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन मिलता जाएगा, और अलग अलग सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन मिल करके क्या बना सकता है, एक फैमिली ऑफ कर्व बना सकता है। सही बात है क्या। तो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। सही बात है क्या, ठीक है। अगर कभी भी आपको इस टाइप का इक्वेशन मिल जाता है x² + y² इक्वल टू c, तो आप क्या समझोगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके किसको सॉल्व करके मिलेगा वो अभी अपन देखने वाले, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अगर मेरे को ये इक्वेशन मिल जाता है तो ये क्या बताएगा, सेंटर, ओरिजिन और रेडियस वेरिएबल, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको देता जाएगा। तो ये क्या है, ये सारे के सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स है ना, विद सेंटर, ओरिजिन एंड वेरिएबल रेडियस, ठीक है। तो C सब कुछ डिसाइड कर रहा है, बट है तो ये अपने आप में एक इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई। सही बात है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। सही बात है क्या, क्लियर है। अभी यहां पे आपको समझना पड़ेगा, अभी दो प्रकार के टॉपिक है, एक तो है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और उसको सॉल्व करके फैमिली ऑफ कर्व निकालने के लिए बोला जाएगा, जो मैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन बाद में देखूंगा। और उससे पहले जो इनिशियल टॉपिक आता है वो क्या आता है कि पहले आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा और उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करने के लिए बोला जाएगा।
दैट इज मान लो आपको इस प्रकार का कोई इक्वेशन मैंने दे दिया जो कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी इसको डिफरेंशिएट वगैरह करके आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा। समझ लो, क्लियर है। बट यहाँ पे एक लफड़ा है, लफड़ा नहीं, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, इस चीज को समझो। क्या इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि आपका जो फैमिली ऑफ कर्व है, आपका जो फैमिली ऑफ कर्व है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना होगा, आपका जो नंबर ऑफ, आपका जो फैमिली ऑफ कर्व है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व निकालना, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपन बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। बट आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले कि फैमिली ऑफ कर्व से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। तो यहां पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा बारीकियों के साथ, समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा वही हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहा हूं, जो आपका फैमिली ऑफ कर्व रहेगा, फैमिली ऑफ कर्व में जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा आपका फैमिली ऑफ कर्व में, वही हो जाएगा उसी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। सही बात है। तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले समझो। देखो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिख रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इसी से ही तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना होगा ना, इसी से मैं बना के दिखाऊं तेरे को। ये देख, x square minus y square equal to c twice c is your differential equation. Differentiate this equation, यार ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता यार। Differentiate this equation with respect to x, आपको क्या मिलेगा, twice x minus twice y divide by dx is equal to 0। तो यहां से क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि divide by dx is equal to x by y आ गया ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अभी हमें उल्टा काम करना है, सॉल्व नहीं करना है, अभी हमें करना है कि फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालें। तो देख, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर भी कितना है, क्लियरली नजर आ रहा है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फैमिली ऑफ कर्व होगा उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द फैमिली ऑफ कर्व मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप समझो। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में फंस जाएंगे, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जेई पे नहीं भी पूछ सकता है क्योंकि रेयर है, बहुत ही कम पूछा जाता है, पूछते हैं बट बहुत ही कम पूछते हैं। बट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही बात है, क्योंकि ये थियोरेटिकल टॉपिक है, फालतू सा थियोरेटिकल टॉपिक है। इसीलिए हमारे को क्या करना है, हमारे को एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा या फिर बोला जाएगा, ऐसे इंफॉर्मेशन लैंग्वेज में लिख करके दे देगा, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो लिख के दे देगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद फोकस, ये वो, ठीक है ना। या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि आपको पता होना पड़ेगा कि कौन सा कर्व क्या है, कैसे बनता है। एक पैराबोला बोल दिया कि कंसीडर स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला, है ना, विद लेटस रेक्टम 4a, तो ऑब्वियसली मैं कौन सा पैराबोला की बात कर रहा हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर रहा हूं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर है तो इस कर्व के रिप्रेजेंटिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस कर्व को रिप्रेजेंट करने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर। सही है ना। अगर मैं एक आपको बोल देता हूं कि कंसीडर ए स्टैंडर्ड एलिप्स, ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड एलिप्स में आप जानते हो हमेशा कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, एक्स वाई का वेरिएबल है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ऑर्डर क्या होगा, मस्ट बी सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फॉर्म करोगे, वो फॉर्म करते वक्त जो फाइनल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बच्चों को पता नहीं होता, वो गलत कर देते हैं कि जब भी आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे होंगे,
जब भी आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे होंगे फ्रॉम अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, तो फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आएगा उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैनिश, जीरो होना चाहिए, उसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंशियल टर्म्स और एक्स वाई प्रेजेंट होनी चाहिए। उसमें अगर ये सब ए बी वगैरह आ गया ना तो लफड़ा हो जाएगा, तो उस पहले आप समझ जाना बात को। सही बात है, क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझो। जैसे मैं इसी इलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन करके आपको दिखाता हूं। सही बात है, दिखाता हूं। मेरा एम ही रहेगा, मेरा व्हाइल सॉल्विंग मेरा एम ही रहेगा कि मैं जैसे तैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दूं, मैं कैसे भी करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दूं, वही मेरा एम रहेगा, याद रखना। सही बात है क्या? तो यहां पे जितना, और एक और चीज इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको याद करा रहा हूं कि जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन फैमिली ऑफ कर्व, उतने बार डिफरेंशिएट करो, ये याद रखना हमेशा। क्योंकि अगर आपका फैमिली ऑफ कर्व में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपको क्या लाना होगा, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लाना होगा, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए दो बार डिफरेंशिएशन करना ही होगा। ये समझ ही आता है, ये लिख के देने का जरूरत नहीं है। सही बात है क्या? तो चलो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो हम सीख रहे हैं। हम ये नहीं सीख रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ये फैमिली ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे, वो तो हम बाद में सीखेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अभी हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर रहे हैं, दैट इज दिस कंसेप्ट। तो यहां से अपन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करने गए तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या आएगा, ट्वाइस एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 0, दैट इज dy बाई dx। ठीक है ना? सही बात है। तो यहां से हमारे को क्या मिल रहा है, देख यहां से हमारे को मिल रहा है ये 2 गया काम से। सही बात है क्या? क्लियर है? अच्छा, तो यहां से y इंटू dy बाई dx डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। सही है। अभी हमारा एक ही मेन मोटो, हमारा एक ही कैसे करके हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को पिक्चर से हटा दें हमेशा के लिए, कैसे करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हटा दें। तो कैसे हटा पाएगा? आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो ये गायब हो जाएगा पिक्चर से। तो क्यों ना बी स्क्वायर को उधर लेके आ जाते हैं और एक्स को इधर लेकर के आ जाते हैं, है ना? तो y dy बाई dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई x, और इधर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अभी अगर मैं x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर दूंगा एक और बार तो ये चीज पूरा गायब हो जाएगा ना, और मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूरा पिक्चर से हट जाएगा। ठीक है, अभी चल मैं बताता हूं। एक और बार डिफरेंशिएट अगर कर देते हैं तो क्या आएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करने के बाद नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, एक्स इंटू इन दोनों का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इन दोनों में, पहले तो डिवाइड बाई डीएक्स इंटू डिवाइड बाई डीएक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई डीएक्स इंटू ये कांस्टेंट रहेगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y सेम रहेगा और इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो यहां से यही आएगा और इधर 0 हो गया। तो मल्टीप्लाई करो, ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। So this is the differential equation representing this standard ellipse। समझ में आ रहा है ना? इस स्टैंडर्ड एलिप्स, इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया वो हो गया ये। और क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है, और ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में इसका डिग्री भी डिफाइंड है, डिग्री 1 होगा। ठीक है, बट हमें ऑर्डर से मतलब है, तो ऑर्डर इसका कितना है, 2। सही बात है, जो आपको यहां से पता चलता है कि अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ऑर्डर सेकंड होगा। ये देखो, सही बात है क्या? बहुत उल्लू बच्चा मैंने देखा क्या करता है जानते हो आप सोच नहीं पाओगे कि बच्चे को क्या पढ़ाता हूं और क्या सोचते हो। ठीक है, इस चीज को जब वो वापस, मतलब सिली मिस्टेक बोल रहा हूं, सिली मिस्टेक, ठीक है, जानबूझ के कभी नहीं करेगा सिली मिस्टेक। क्या करता है ना, अच्छा इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते ना सर, एक और बार आपको डिफरेंशिएट करने वाला है ना, तब तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगने वाला है ना, तो एक और बार थोड़ा सा इसको सुंदर कर देते, ऐसे कर देते। नहीं सर, अभी अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, चलो सर, ठीक है, अभी अपन चलो वो कर देते सर, क्वोशिएंट रूल लगा देते, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो अभी ऐसे लिखेगा इसको। सही बात है, क्लियर है? इसको डिफरेंशिएट करेगा, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाएगा, ऐसे उल्लू की तरह काम करते हैं। सही बात है। अभी सोचो तो ये dx अगर नीचे लेकर के आ गया तो भी समझ आता है, अच्छा ठीक है तूने ऐसे लिखा है,
पर जब तुम इस टर्म को एक टर्म मान रहे हो तो कोई एग्जिस्टेंस बचता है क्या? अरे भाई डी डी एक्स और ऑपरेटर डिवाइड बाई डी एक्स साथ साथ चलेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूं, इसीलिए देख मैंने इसको dx को नीचे लेके आया ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, ऊपर ऊपर ही काम निपटाया, नहीं तो फालतू कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सही बात है क्या? क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो ये सब गलती से बच के याद आ जाता तो बता देता हूँ, याद नहीं आता है तो आप याद दिलाओगे, आप हो ना मराठी, आप याद दिलाओगे। सही बात है क्या? क्लियर है? तो इस कंसेप्ट को फील कीजिएगा। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात नहीं कर रहे, अभी हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? क्लियर है कि कैसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, एग्जैक्टली वही उसी चीज पे बात कर रहे हैं। सही बात है क्या? क्लियर है? तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन दिया रहेगा कार्टेशियन इक्वेशन, उस कार्टेशियन इक्वेशन पे सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे ही हमें पता चल गया तो तुरंत हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पता चल गया, अच्छा मतलब हम समझ गए कि हमारे को इतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और ऑब्वियसली ये आपको जबरदस्ती बनाना नहीं है, ऑब्वियसली बन जाएगा, आपको बस ध्यान कहां पे लगाना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के पीछे आपको ध्यान लगाना है। अगर आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के पीछे ध्यान लगाएं तो अपना आप अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म होता जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। देखो लास्ट में आकर के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। सही बात है क्या? यहाँ पे भी तो हमने वही सोचे थे ना, हमने कैसे सोचे थे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब कर दे, और हमारे हाथ में एक और पोर्शन था, एक और बार हमने डिफरेंशिएट किया था। सही बात है क्या? अभी देखो ये बहुत गलती है कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है पूरा इक्वेशन में, फैमिली ऑफ कर्व में, तो सेकंड ऑर्डर ही बनना चाहिए। अगर इस जगह पे आप थर्ड ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर बना के छोड़ देते हो, पूरा 0 नंबर देके काट देगा आपको। ठीक है? तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर होगा, अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन में भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिख जाएगा। सही बात है? अभी कैसे करना है वही प्रोसेस आपको डेवलप करना है थ्रू दिस एंटायर टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहचानना है एंड देन उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम 2 पार्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, करके सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब कर देना है। जैसे ही सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो जाएगा हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते तो मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहचानना सिखाऊंगा कितना है, और उसके बाद उसी जगह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म भी करके दिखाएंगे आपको। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते चलिए। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते चलिए। y is equal to a into e to the power x plus b। तो सबसे पहले पहचानो कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। ठीक है? आप फट से बोल दोगे 2 है, a और b, बिल्कुल गलत बात नहीं, 2 नहीं है, एक ही है। दिखाता हूं कैसे। a इंटू, क्योंकि आप 2 समझोगे ना, और 2 समझ के आप 2 बार सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के आ जाओगे। इसीलिए मैं ये सिखा रहा हूं कि हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम एन इक्वेशन। तो इससे हमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर निकालना नहीं आया तो ऑब्वियसली आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म करोगे उसमें आपका ऑर्डर का इधर उधर होगा ही। सेकंड ऑर्डर अगर बनना था तो आप थर्ड ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर बना के छोड़ के आओगे, जो कि गलत हो जाएगा। सही बात है क्या? इसीलिए इस चीज को समझो सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर। देखो तो यहाँ पे आपको a और b अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट पता चल जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर बना दोगे, बट हकीकत में ये है नहीं। ठीक है? हकीकत में ये नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे सोच सकता हूं? a इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर b लिख दिया। तो a इंटू ई टू दी पावर b जो है ये दोनों मिल करके एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाएगा। सही बात है क्या? आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंटू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको मैं एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नाम दे दिया c, वेयर c इज अनदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सही बात है? ठीक है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है? चल यहां से हमारे को क्या पता चलेगा? अभी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना पता चला? यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा? एक ही होगा ना, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू c इंटू ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा।
सही बात है ना, क्लियर है। तो अभी अपन क्या करेंगे यहां से, बोलो। अच्छा, अभी तो सी को गायब करना होगा ना, तो सी को अगर गायब करना है तो सी को मैं कैसे गायब कर सकता हूं, इसी इक्वेशन से गायब कर सकता हूं, ठीक है। फ्रॉम वन में सी का वैल्यू क्या लिख दूंगा, सी इंटू ई टू द पावर एक्स को मैं क्या लिख देता हूं, वाई लिख देता हूं। हो गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया और यही आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप देखेंगे इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे, y को नीचे लेके आ जाइए, dx को उधर लेके जाइए, इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सही बात है, क्लियर है। तो वही फायदा होता है। देखो मैं दिखाऊं, ये देखो dy बाई वाई इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड तो ये ln y आएगा, इधर x प्लस सी आएगा, यहां से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी। सही बात है ना, e टू द पावर x प्लस सी, तो यही फॉर्मेट में आ गया ना यहाँ पे। तो इसमें भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही होगा, बस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c होगा। e टू द पावर c को आप यहाँ पे a इंटू e टू द पावर b के तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है और ये हो जाएगा इस फैमिली ऑफ कर्व से रिप्रेजेंट किया हुआ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या, क्लियर है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से इस चीज को आप समझिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना, जैसे पहले मैंने आपको इलिप्स वाले केस में बोला था, y इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर x आपके पास है, आप इसको डायरेक्टली y बाई ई टू द पावर x लिख दिए, इक्वल टू c लिख दिए। अभी आप एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये गायब हो जाएगा, डेरिवेटिव होकर के जीरो हो जाएगा। बस अगर आपके पास c के जगह पे a इंटू ई टू द पावर b रहता है तो भी तो आप वही चीज करते ना, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू द पावर x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू y ही आएगा सॉल्व करके, वही तो आपको यहाँ पे भी मिला। क्लियर है क्या, सही बात है। एग्जैक्टली तोड़ के अच्छे से ये सब चीजों को सॉल्व करना सीखिए, तभी जाकर के आपका बेस फंडामेंटल जो है वो बहुत ही अच्छे से बिल्ड होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट है y बराबर mx प्लस सी। क्या सर यहाँ पे भी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, m एक है c एक है। पहले क्यों एक हो गया था, क्योंकि a इंटू ई टू दी पावर b एक ही चीज है ना, इसको तो अपन एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सही बात है। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब भी प्रोडक्ट में आएगा तो समझ जाना इसको एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सम में आया, डिवीजन में आया, कुछ भी, अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी भी ऑपरेशन में आया, सिर्फ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तब उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो ना एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दो रख के तो कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। आपको पसंद करने के लिए यहाँ पे दो दिया गया, बट हकीकत में यहाँ पे एक ही है। सही बात है क्या, क्लियर है। बट यहाँ पे तो सिर्फ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का समेशन या फिर प्रोडक्ट या फिर डिफरेंस या फिर डिवीजन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बीच में x भी है। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर आएगा वो भी क्या होगा, 2 ही होगा। और ये जानते हो आप, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। एक स्ट्रेट लाइन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। इसीलिए तो 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ना एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। स्लोप चाहिए तो एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट है तो एक और पॉइंट चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से क्या आएगा, dy बाई dx आएगा इक्वल टू m आएगा। सही बात है, क्लियर है। तो अगर dy बाई dx इक्वल टू m आया तो हम एक और बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। यहां से m का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पाओगे, एक और बार आपको करना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अगर एक और बार आप डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तो आप m को एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या मिलेगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या मिल रहा है, dy बाई dx व्हिच रिप्रेजेंट्स स्लोप। स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का, आप जानते हो, तो वही तो आया स्लोप। क्लियर है क्या, सही बात है, पक्की बात। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे आप ये छोड़ के आते हो तो भी गलत, और इसको अगर एक और बार डिफरेंशिएट करके d क्यूब y बाई dx क्यूब इक्वल टू 0 छोड़ते हो तो भी गलत। आंसर सिर्फ एक ही होगा, वो ये होगा। एग्जामिनर डायरेक्टली चेक करेगा कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है और आपने जो फॉर्म की है डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें ऑर्डर कितना है। अगर दोनों मैच हो रहा है तो आपका ऐसे ही करेक्ट है। और एक और चीज चेक करेगा, वो क्या है कि क्या आपका फाइनल आंसर में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है या नहीं। नहीं होना चाहिए।
फाइनल इक्वेशन, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट का पहचान नहीं आना चाहिए। सही बात है क्या? क्लियर है? चलिए यहाँ पे सोचते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कितना है, ए बी सी 3 है, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए जरा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से अपन dy बाई डी एक्स निकालेंगे। 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो पता चल गया ना, कितना है, 3 है। तो 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार आ रहा है ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, सही है। एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ए आएगा, और एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सब खत्म, सिर्फ 0 आएगा। दिस विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या है, फैमिली ऑफ वर्टिकली अपवर्ड पैराबोलास है ना, सही चीज है। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। सही बात है, ये सब आप जानते हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी पढ़े हो, पैराबोला में भी पढ़े हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये तो कर ही लोगे आप, ये आप जानते ही हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है 3, बट हकीकत में 3 है नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका कितना है, सिर्फ 2 है। c से डिवाइड करो तो a बाई सी इंटू एक्स एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और b बाई सी इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम चीज मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था। फिर a बाई सी को y मान लो और अल्फा मान लो, और b बाई सी को बीटा मान लो। अभी डिफरेंशिएट करो तो आपके पास सिर्फ 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अल्फा बीटा, उनको आपको गायब करना होगा। और साइड में आपको लिखना भी पड़ेगा, वेयर अल्फा इक्वल टू a बाई सी एंड बीटा इक्वल टू b बाई सी आर 2 न्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो 2 बार, आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा एक बार, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी यहाँ से एक और बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, अल्फा का तो 0, तो ये आ जाएगा बीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस बीटा को गायब कर दो, डिवाइड कर दो नीचे, तो ये 0 बाई बीटा 0 हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे सोचो तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। अगर आप सोच पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, थम्स अप मेरी तरफ से। ठीक है, चलो y बराबर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। यार ये क्या आ रहा है, सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, सही बात है क्या, सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको कितना दिख रहा है, आप बोलोगे सर मेरे को तो 2 दिख रहा है, एक तो ये एक ये, बट हकीकत में देखोगे तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये पूरा पूरा सी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे हम 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना बोलेंगे। अगर डिपेंडेंट हो गया अगला वाला, अगर पहले के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट में काउंट नहीं होगा। याद रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही होगा। और आपको मैं दिखाता हूं प्रूफ करके, अगर सी स्क्वायर के साथ कुछ वाई या फिर एक्स स्क्वायर और अगर आ जाता तब तो वो मान लो, अगर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला केस भी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं यहाँ पे तो ये क्या आएगा, डिवाई बाई डी एक्स आएगा। एक बार डिफरेंशिएट, मेरे को क्या पता चला कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है तो ऑर्डर भी 1 होगा, तो डिफरेंशिएट किया, एक बार डिवाई बाई डी एक्स आया, यहाँ पे सी आएगा और इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सही बात है, क्लियर, पक्की बात? ठीक है, तो बोलो, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, c इक्वल टू डिवाई बाई डी एक्स आ गया। अभी यहां से क्या करोगे, मजेदार सवाल है, अभी यहां से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे। अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। बोले सर क्या लफड़ा होगा, समझ नहीं आ रहा है क्या लफड़ा होगा, बोलिए ना सर, बोलिए ना क्या लफड़ा होगा, जानता है? लफड़ा हो जाएगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट वो तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। इसीलिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स में अभी तक आया नहीं, आ सकता है कभी भी। सही बात है क्या? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है। अभी ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन चुका है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका एलिमिनेट हुआ नहीं, तो आप करोगे क्या? अभी क्या करोगे, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे? नहीं, सी का वैल्यू यहां से निकालोगे, यहां से सी का वैल्यू निकालोगे क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके, वो करोगे तब तो बहुत ही महंगा हो जाएगा। सिंपल सा चीज दिख रहा है, एक और चीज कर सकते हो। अरे ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्टली आप सी का वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या, सी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, खत्म।
तो ये आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है भी नहीं और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, 1 ही है। खत्म बात, दिस विल बी द आंसर। सही बात है क्या, क्लियर है? तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। अगर इसके जगह पे ऐसे भी होता cx प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो भी मैं नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना बोलता, 1 ही बोलता। इसको डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिख रहा है वो डिपेंडेंट है ना, वो एक ही वेरिएबल के टर्म में है, वो दोनों ही सी के ऊपर। ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर अगला वाला आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो काउंट नहीं होगा, तो एक ही काउंट होगा। अगर एक बोल रहा हूं मैं नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर यहां पे भी मैं एक ही बोल रहा हूं तो ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। देखो मैं ऑर्डर 1 बना के देता हूं, ये सी आ गया और यहां से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, और यहां से -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करो, यहां से आप सी का वैल्यू निकालो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। गंदा हो गया थोड़ा सा सवाल, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मैंने सवाल बनाया इस तरीके से, ठीक है, कि यहां से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके सी का वैल्यू निकालो और वही सी का वैल्यू जाकर के यहाँ पे पुट करो, तो एलिमिनेट हो जाएगा सी और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा। सही बात है क्या, क्लियर है? तो इस तरीके से अपन सोचें, सही बात है ना। तो इस चीज को अच्छे से समझ के रखें। अगर यहाँ पे कोई क्यूबिक इक्वेशन बनता है सी के टर्म्स में तो भी सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, बट वो अलग बात ही थी, वो आपके एग्जाम में देगा नहीं। सही बात है क्या, क्लियर है? चलो यहाँ पे सोचते चलिए, यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा y इज इक्वल टू a इंटू कोसाइन ऑफ x प्लस बी। कैसे सोचेंगे, cos ऑफ x प्लस बी का फॉर्मूला ब्रेक करो, cos x cos b माइनस sin x sin b। सही है क्या? तो ये कितना आ जाएगा, a cos b इंटू cos x माइनस a sin b इंटू sin x, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस a cos b को अपन नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 का नाम देते हैं और इस a sin b को हम नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट c2 का नाम देते हैं। सही बात है। तो यहाँ पे हकीकत में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिख रहा है, सिर्फ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सही बात है, 3 नहीं है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस c1 sin x आएगा और प्लस माइनस c2 cos x आएगा। इससे तो कुछ होगा नहीं, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पर जैसे ही आप एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। किसके तरह बोलो, ये पैटर्न आप कहां पे देखे थे लास्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, एमओडी का लास्ट टॉपिक टाइप नंबर 11, उस जगह पे प्रूफ वगैरह करते वक्त आप इस तरीके से देखते थे। एक और बार डिफरेंशिएशन करते हो तो ऊपर वाला ही रिपीट हो जाता है। देखो एक और बार डिफरेंशिएशन करो तो ये माइनस c1 cos x बन गया और ये प्लस c2 sin x बन गया। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो c1 cos x माइनस c2 sin x हो जाएगा और c1 cos x माइनस c2 sin x का वैल्यू कौन है, y है, तो ये बन जाएगा माइनस y। तो our differential equation, required differential equation will be d square y by dx square plus y बराबर 0। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्की बात, क्लियर है ना। एसएचएम टाइप का इक्वेशन है ना, नहीं कुछ ऐसा याद आ रहा है, मतलब x है, x वगैरह था शायद, ठीक है, d स्क्वायर ओमेगा अपॉन dx स्क्वायर ऐसा कुछ था नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो तो अभी काफी ज्यादा मजा आ रहा है, सही बात होगा, ठीक है। अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सॉल्व कर लोगे और मैं तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका मैं बोल देता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स का रेडियो एक्टिव वाला टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी, उसका सवाल भी करा के दूंगा, मिक्सचर प्रॉब्लम भी करा के दूंगा जो कहीं पे नहीं कराया जाता है, मिक्सचर प्रॉब्लम, रेडियो एक्टिविटी, फिर और तो है बहुत कुछ करने का, समय तो है नहीं, क्या करोगे, जरूरत भी नहीं हो रहा है मैथ्स के हिसाब से, फालतू में करा के कोई फायदा है नहीं। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, इसमें चेक कर लीजिएगा कितना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। आपको C1 C2 C3 C4 C5 5 दिख गया होगा, बट हकीकत में 5 नहीं होगा, क्यों, बिकॉज C3 इंटू e टू द पावर C4 बन के यहां से एक ही आएगा, यहां से एक आएगा और यहां से C1 cos C2 एक बन जाएगा और C1 sin C2 एक और बन जाएगा, दैट इज यहां से 2 आएगा। तो हकीकत में 5 दिख रहा होगा बट 5 होगा नहीं, ओरिजिनली कितना होगा, 4 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी जेई पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, हाँ, हमेशा जो आपको फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा, फॉर्मेशन बोर्ड एग्जाम में अगर देता है तब तो फॉर्म करने के लिए, फॉर्मेशन दिखाने के लिए बोलेगा 4 या फिर 6 मार्क का, ठीक है। 18 या फिर 19 में भी आया था 6 मार्क का एक क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ सर्कल दिया था और सर्कल का फैमिली ऑफ कर्व फॉर्म करना था, तो लंबा कैलकुलेशन होता है, कराया जाएगा आपको अगले लेक्चर में, चिंता मत करो। और
जैसे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली फॉर्म करके निकालना फोर्थ ऑर्डर मेरे लिए दिक्कत हो सकता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि 4 वेरिएबल को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सवाल जेई वाले ऐसे भी पूछ देते कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ये कर्व देकर के बोलेगा इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा बोलो। तो जस्ट आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करना है और ऑर्डर कौन सा है टिक करना है। सही बात है। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 आया, तो इस फैमिली ऑफ कर्व का जो इसके रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा होगा उसका जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, एग्जैक्टली 4 हो जाएगा। सही बात है क्या, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा इस फैमिली ऑफ कर्व का उसका जो ऑर्डर होगा वो 4 हो जाएगा। सही बात है क्या, क्लियर है। तो चलिए, आज सोचे थे पूरा फैमिली ऑफ कर्व वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 4 लेक्चर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 थंबनेल बना के रखा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बाकी बातचीत अपन अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में अपन फैमिली ऑफ कर्व्स फैमिली ऑफ कर्व्स क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का और भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बहुत प्रकार के होते हैं, उनके शेप में दिखेगा आपको, तो वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा, वो सारे कराऊंगा। फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा अगले लेक्चर में। सॉल्यूशन स्टार्ट करके एक कैटेगरी कंप्लीट कर दूंगा, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। और थर्ड लेक्चर में अपन होमोजीनियस कर लेंगे, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, ये 4 पार्ट कर लेंगे। और लास्ट लेक्चर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट, कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है। तो चलिए, आज के लिए हमारा लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर था और मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और बीच में 15-20 मिनट खराब कर दिया था मैंने भाषण दे करके, तो उसके लिए सॉरी, माफी मांगता हूँ। ठीक है, आगे बात करेंगे, रिमेनिंग और 3 लेक्चर आएगा और उसमें अपन डिटेल में बातचीत करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। बड़ा इजी चैप्टर है, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है, ये बेसिक लेक्चर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज के लेक्चर में बेसिक लेक्चर ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कॉल या फिर मैसेज या फिर क्लास में पूछ लिया करो, और होमवर्क करते जाओ, स्पीड में पढ़ते जाओ, एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। और बस क्या, दुर्गा पूजा का मौसम है, बस एंजॉय भी करते रहो, पढ़ते भी रहो। आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा। और जो भी डाउट है वो पूछते रहिए।